हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 5 के फोर्थ लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे हीमोपोइसिस के बारे में, प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में। यानी कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे रह गए थे चैप्टर 5 में, उसको बेसिकली आज हम कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था, दैट इज़ हीमोपोइटिक सिस्टम, और इसको बेसिकली हमें 4 लेक्चर्स में कवर अप करना था। तो आज का हमारा 4 लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स है कि भाई ब्लड ग्रुप क्या होता है, हीमोपोइसिस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसको आज हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि भाई हीमोपोइसिस होता क्या है। हीमोपोइसिस का मतलब है ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि खून बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम हीमोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस है ब्लड फॉर्मेशन का वो क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है। सो दैट हीमोपोइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इन द बॉडी। यानी कि हीमोपोइसिस ऐसा प्रोसेस है प्रोड्यूस करने का ब्लड सेल्स को। इसमें इंक्लूडिंग आ जाती हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तीनों का फॉर्मेशन होता है बॉडी में। हीमोपोइसिस इज़ फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग टू मेक द न्यू ब्लड। ये जो हीमोपोइसिस है ये एक वर्ड है, एक टर्म है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है बेसिकली, और जिसका मतलब है मीनिंग टू मेक द न्यू ब्लड, यानी कि नया खून बनना, ठीक है। नया खून बनने की जो प्रक्रिया है बेसिकली इट अकर्स विद इन द हीमोपोइटिक सिस्टम। जो हमारी बॉडी में हीमोपोइटिक सिस्टम है बेसिकली उसमें ये जो प्रोसेस है ये अकर होता है। इसमें इंक्लूड्स होते हैं हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं, जैसे कि बोन मैरो है, लिवर है, स्प्लीन है बेसिकली। एडल्ट एज में रेड जो मतलब लॉन्ग बोन्स हैं तो उसमें बोन मैरो में बेसिकली फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हीमोपोइसिस बिगन्स अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो वेल बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूज फॉर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जो प्रोसेस है हीमोपोइसिस का, खून बनने की जो प्रक्रिया है, ये शुरुआत में ही यानी कि अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है, यानी कि वहीं से इसका स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। और ये फिर बर्थ से पहले और फिर उसके बाद तक रहता है। प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस यानी कि क्या प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस और हिमेटोपोइसिस। जो प्रोसेस है हीमोपोइसिस का, खून बनने की जो प्रक्रिया है, ये हम कह सकते हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक है, दूसरे नाम से हम इसको जान सकते हैं। बिगिंस, इसकी शुरुआत होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, ठीक है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से इसकी शुरुआत होती है बेसिकली, दैट कैन डिवाइड, जो कि डिवाइड करते हैं किस में, इनटू आइदर अ मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल, जो कि डिवाइड करती हैं किस में, मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स में, या फिर क्या करती है कि भाई खुद की ही अपनी कॉपी बनाती हैं और मेक कॉपीज ऑफ देम सेल्फ, खुद की कॉपी बनाती हैं। द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, गिव राइज टू मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स। ये जो है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स HSCs, ठीक है, ये गिव राइज करती हैं किसको, मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स को, जो फिर डिफरेंशिएट होती है, विच दैन डिफरेंशिएट इनटू, किस में डिफरेंशिएट होती है, लीनिएज रेस्ट्रिक्टिव प्रोजेनेटर सेल्स में, इंक्लूडिंग इसमें आ जाती हैं लिम्फॉइड है, माइलॉइड है, इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोजेनेटर सेल्स हैं अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेलुलर डिवीजन्स, और इसमें एक पूरी सीरीज चलती है, सेलुलर डिवीजन्स होते हैं, फिर डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशंस होते हैं, और एक्वायर करते हैं नेसेसरी स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जो नेसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्वायर करते हैं, और जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको एक्वायर करते हैं और परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक रोल्स को, ठीक है। कौन कौन से स्पेसिफिक रोल्स को, कि जैसे एक्सप्रेशन करना सरफेस रिसेप्टर्स का, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है, प्रोडक्शन करना साइटोकाइंस का, कीमोकाइंस का, डेवलपमेंट करना फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ का, जैसे कि फैगोसाइटोसिस, यानी कि निगल कर किसी चीज़ को एंगल्फ कर कर, ठीक है, इनटेक करना, जैसे कि किस में होता है बेसिकली लिम्फोसाइट्स में, डब्ल्यूबीसीज में देखने को मिलता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन को प्रेजेंट करना, एंटीजन किस पर पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होती है, ठीक है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली उसके ज़रिए होती, आरबीसी के थ्रू। इम्यून फंक्शन डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। एंड ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि थ्रोम्बोसाइट से क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग। तो बेसिकली उसके जो मतलब फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट होना एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस इज़ टाइटली रेगुलेटेड बाय अ नेटवर्क ऑफ साइटोकाइंस, ठीक है। ये जो प्रोसेस है टाइटली रेगुलेटेड होता है किस, एक नेटवर्क से, साइटोकाइंस के, ग्रोथ फैक्टर्स के और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के, और ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है वो मीट करे, ठीक है, किससे, बॉडी की नीड्स, यानी कि जो बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे जाकर मिल जाए। थ्रू ऑफ द लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर जो हीमोपोइसिस है वो कंटिन्यूली रहती है, ठीक है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है, अलाउ करती है बॉडी को कि वो अडेप्ट करे
ठीक है, चेंजिंग डिमांड्स के साथ में, और मेंटेन करती है ये होम्योस्टेसिस को। इसी तरीके से अगर कोई भी डिस्क्रिप्शंस आता है, एनी डिसरप्शंस इन दिस प्रोसेस, अगर कोई भी डिसरप्शन आता है इस प्रोसेस में, कैन लीड टू ब्लड डिसऑर्डर्स, तो ब्लड डिसऑर्डर्स को वो कॉज कर सकता है। ठीक है, डिजीज़ हो सकती है, ब्लड डिजीज़। ठीक है, और या फिर इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, सो दैट हीमोपोइसिस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थी ब्लड सेल्स एंड इम्यून फंक्शन, के भाई हीमोपोइसिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मेंटेन करने के लिए हेल्थी ब्लड सेल्स को और इम्यून फंक्शंस को। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी किसी चीज़ का बनना। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा हीमोपोइसिस, ठीक है, यानी कि ब्लड का बनना। ठीक है, इसी तरीके से देखो इरिथ्रो वर्ड किससे लिया गया है, इरिथ्रोसाइट्स से लिया गया है। इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। सो दैट इरिथ्रोसाइट्स से हमने वर्ड लिया इरिथ्रो, और पोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन। सो दैट फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन, इसमें बोथ विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबैलेमिन और विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड, दोनों के दोनों नेसेसरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। सेकंड यहाँ पर है देखो ल्यूकोपोइसिस। ल्यूको जो वर्ड है, जो टर्म है, ये ल्यूकोसाइट से लिया गया है, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन। सो दैट ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन या WBCs का जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। थ्रोम्बोपाइसिस यानी कि थ्रोम्बोसाइट से वर्ड लिया गया है, थ्रोम्बो। ठीक है, पोइसिस का मतलब है भाई बनना, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना। तो प्लेटलेट्स का बनना है, थ्रोम्बोसाइट्स का बनना है, थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होना, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 500 मिलियन ब्लड सेल्स फॉर्म पर डे। ठीक है, लगभग 500 बिलियन जो ब्लड सेल्स हैं वो एक दिन में बन जाते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, तो ये था हमारा हीमोपोइसिस एंड प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस को हमने पढ़ा। नेक्स्ट अब हमारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो कि मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के दौरान। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पर्सन में पेशेंट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़ करा रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हैं, सो दैट आपको ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया तो क्या होगा कि भाई ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, और ब्लड क्या होगा, बॉडी में जाकर क्लम्पिंग यानी कि एक तरीके से फट जाएगा। ठीक है, जम जाएगा एक तरीके से, ये भी कह सकते हो आप। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो दैट ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप इज़ अ क्लासिफिकेशन, एक टाइप का, देखो ब्लड ग्रुप क्या है भाई, एक टाइप का क्लासिफिकेशन है या टाइप ऑफ ब्लड है बेसिकली, जो कि बेस होता है किस पर, प्रेजेंस पर या एब्सेंस पर स्पेसिफिक एंटीजेंस के। एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सो दैट आपका जब मतलब एग्जिट एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ सकती है। देखो, अगर आरबीसी की सरफेस पर, देखो ये क्या है, आरबीसी है। ठीक है, ये क्या है, आरबीसी, बाइकॉन्केव होती है ना आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तब हम ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा वो। ठीक है, अगर आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तब ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। ठीक है, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे आरबीसी की सरफेस पर, ए भी और बी भी दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तब ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा आरबीसी की सरफेस पर तब ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सो दैट एंटीजन जो है उसकी बेसिस पर बेसिकली हम क्लासिफिकेशन करते हैं ब्लड ग्रुप का। ठीक है, सिमिलरली आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, दो एंटीजन होते हैं, देखो दो टाइप के एंटीजन होते हैं, ए और बी, जो कि प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पर, और इसी से हम जो है क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ब्लड का सिंपली। ठीक है, सो दैट ब्लड ग्रुप में ये बता रहा था कि भाई स्पेसिफिक एंटीजेंस पाए जाते हैं आरबीसी की सरफेस पर, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ब्लड ग्रुप का। तो एक ब्लड ग्रुप क्या है, क्लासिफिकेशन एक टाइप का या टाइप ऑफ ब्लड है, जो कि बेस है किस पर, प्रेजेंस पर या एब्सेंस पर स्पेसिफिक एंटीजेंस की। स्पेसिफिक एंटीजेंस यानी कि एंटीजन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, या एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पाए जाते हैं किसकी सरफेस पर, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर। एंटीजेंस क्या है भाई, ये आप सोच रहे होंगे भाई एंटीजेंस क्या है। एंटीजन एक तरीके से कोई भी फॉरेन, ठीक है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन मतलब कुछ भी अननोन। ठीक है, आपके घर में अगर कोई भी घुसा है एकदम से, आपके लिए वो क्या है, आपके लिए वो एंटीजन है। ठीक है, आप फ़ौरन सतर्क हो जाओगे कि भाई ये कौन अननोन पर्सन एकदम बगैर इजाज़त के हमारे घर में एंट्री कर गया है। ठीक है, एकदम से आप
सतर्क हो जाओगे, तो इसीलिए एंटीबॉडीज़ भी सतर्क हो जाती हैं अगर कोई अननोन आ जाता है। तो एंटीजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेसिकली जो कि ट्रिगर कर सकते हैं किसी इम्यून रेस्पॉन्स को, बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, अगर इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप्स के केस में। और ये डिटरमाइन करते हैं वेदर और नॉट अ पर्सन इम्यून सिस्टम विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड, के भाई जो इम्यून सिस्टम है किसी पर्सन का वो ब्लड को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, बेसिकली 4 मेन टाइप के जो है ब्लड ग्रुप्स होती हैं, 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होती हैं जिनको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजन। 2 एंटीजन्स की प्रेजेंस या एब्सेंस है। वो एंटीजन कौन से हैं? एंटीजन ए है और एंटीजन बी है। इनकी प्रेजेंस से एब्सेंस की बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं बेसिकली। तो 4 मेन टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों हम कह रहे हैं कि भाई किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर किसी पर्सन में जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर उसकी सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, तो सिंपली कॉमन सेंस की बात है कि भाई ए भी ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर, तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। ठीक है, सो दैट इसलिए जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट किसके खिलाफ? ए और बी एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, इफ़ दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन एन इंडिविजुअल्स ऑन रेड ब्लड सेल्स, अगर वो एंटीजन उसकी खुद की आरबीसी की सरफेस पर उसकी खुद की रेड ब्लड सेल्स में अगर वो नहीं पाया जाता तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप ए है, सो दैट उसके ब्लड ग्रुप अगर ए है तो कॉमन सी बात है कि भाई उसकी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन पाया जा रहा होगा। ठीक है, तो ए एंटीजन पाया जा रहा होगा तो इम्यून सिस्टम से उसको कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि उसका खुद का है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी एंटीबॉडीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी बी ऐसा ब्लड किसी पेशेंट के चढ़ा दिया, किसी पेशेंट के ट्रांसफ्यूज़ करा दिया जिसका ब्लड ग्रुप बी था, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप आपने उसको चढ़ा दिया, तो क्या होगा? ए एंटीजन जाएंगे, ठीक है, और ए एंटीबॉडी जाएंगे, उसको किल कर देंगे। सिंपल मतलब उसको क्लम्पिंग करा देंगे ब्लड में। ठीक है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और काफ़ी ज़्यादा मतलब साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, एंटी ए एंटीबॉडी देखो क्या है। एंटी ए यानी कि ऐसी एंटीबॉडी जो कि ए के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, ए के ख़िलाफ़ हो। कहाँ पर पाए जाएंगे भाई? बी टाइप के ब्लड, जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें सिंपली पाए जाएंगी। फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स के प्लाज्मा में पाई जाएंगी जिनका ब्लड ग्रुप बी है या ओ है। ओ क्यों है? क्योंकि एक भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, जो कि रिएक्ट करती हैं ए एंटीजन के साथ में। एंटी बी एंटीबॉडी पाए जाएंगे प्लाज्मा में ऐसे इंडिविजुअल्स के जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है या ओ है, ठीक है, जो कि रिएक्ट करती हैं बी एंटीजन के साथ में। सिंपली अभी मैं और अच्छे से आपको इसको समझाऊंगा, अभी फ़िलहाल आप इतना समझो। ठीक है, वैन एंटीजन, जब एंटीजन रेड ब्लड सेल्स में जो है, ठीक है, वो कांटेक्ट में आता है करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ के प्लाज्मा में, तो एक इम्यून रेस्पॉन्स अकर होता है। ठीक है, लीड करते हैं एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग करा देता है ब्लड में, यानी कि ब्लड में एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्लड का जम जाना, या क्लम्पिंग मतलब ब्लड का फट जाना एक तरीके से, और हीमोलाइसिस हो जाती है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली टूट जाता है सिंपली। ठीक है, हीमोलाइसिस हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की आरबीसीज रैप्चर कर जाती हैं। इससे क्या होता है कि भाई काफ़ी सारे मतलब एडवर्स रिएक्शन हो सकती हैं। सो दैट इसलिए अंडरस्टैंड करना एंटीजन्स को और एंटीबॉडीज़ को ये एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए, कि भाई जो इनकम्पैटिबल ब्लड टाइप हैं वो एडवर्स रिएक्शन को कॉज कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। अब आप अच्छे से, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा इन चार्ट्स के थ्रू। देखो, मैंने आपको ये बताया था अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसमें ए प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर मेंशन है। अगर किसी पर्सन का, फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, 3 टाइप के सेल्स होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली, ठीक, तो उसमें आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए है। अगर आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी है। अगर आरबीसी के सरफेस पर ए बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप बी ए बी है। ठीक है, अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नील, ठीक है, सो दैट ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। अब आप एक बात समझो कि भाई अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होंगी उसके ब्लड में? बी वाली प्रेजेंट होंगी, क्योंकि अगर ए वाली एंटीबॉडी होंगी तो मैचिंग मतलब वो उसको एकदम से उसके लिए अननोन हो जाएंगी और पकड़ के उसको वो
अपने ही ब्लड को एक तरीके से क्रैम्पिंग करा देगा, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले में बी एंटीबॉडीज़ होंगी, बी वाले में ए होंगी, ए बी वाले में एक भी नहीं होगी, और जिसका वो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब ये मैचिंग करनी पड़ती है कि भाई ब्लड ग्रुप में बेसिकली के डोनर्स का और रिसिपिएंट का ब्लड मैच करना चाहिए, ठीक है। तो आप का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किस किस को कर सकते हो भाई, एक तो आप ए वाले को कर सकते हो जिसका ब्लड ग्रुप ए है। क्यों कर सकते हो, क्योंकि उसमें बी एंटीबॉडी है, ठीक है, बी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो मैच नहीं कर रही, सो दैट क्या होगा कि भाई ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ए एंटीजन है और एंटीबॉडी भी अगर आपने ए ले ली और ए जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो आपने बी ब्लड ग्रुप को दे दिया, सो दैट उसमें क्लम्पिंग हो जाएगी। तो ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है तो ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो किसको दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके ब्लड में क्या है भाई, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और किसको दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि उसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं है। जिसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है कोई भी ब्लड उसको चढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप देख रहे हो सबसे रिसीव कर रहा है ये सबसे, ठीक है, ए बी वाला जो है। अब देखो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो किसको दे सकता है, बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। यहाँ तक आपको देखो काफ़ी अच्छे से समझना है इस चीज़ को, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने का। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो वो बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसी को नहीं दे सकता, ओनली एंड ओनली ए बी वाले को ही दे सकता है, ठीक है। ए बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर इसको देता है तो बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, बी वाले को दे सकता है तो ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो दोनों के लिए मसला हो जाएगा। इसमें तो दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ओनली ऑप्शन बचता है ए बी को दे सकता है सिर्फ ओनली। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके भाई तो उसके पास तो कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी से कोई ख़तरा नहीं है, तो किसी को भी चढ़ा दो, ए वाले को भी दे दो, बी वाले को भी दे दो, ए बी को भी दे दो, ओ बी को भी दे दो, ठीक है। किसी को भी उसका ब्लड चढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों कि भाई कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है उसकी आरबीसी की सरफेस पर, सो दैट इसमें देखो कि भाई ओ जो है ना, ये ओ ब्लड ग्रुप ओ, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है कि किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी जो है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, किसी से भी ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले रहा है ये, ए से भी, ए बी से भी, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, सबसे ब्लड ले रहा है ए बी, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल डोनर क्या है, ऐसा पर्सन जो कि डोनेट कर सकता है ब्लड सभी टाइप के ब्लड ग्रुप्स को, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऐसा पर्सन जो कि रिसीव कर सकता है, एक्सेप्ट करता है ब्लड को किसी भी अदर ब्लड ग्रुप से, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप। अब हम पढ़ते हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या है भाई, आर एच फैक्टर, आर एच की जो लॉन्ग फॉर्म है क्या है, रीजस। रीजस एक बंदर होता है, एक मंकी है, रीजस मंकी बेसिकली। कौन सा मंकी है ये रीजस मंकी, आपने देखा होगा, आए दिन देखा होगा, छतों पर जाकर उछल कूद करता है, उधम मचाता है, कपड़े उतार कर ले जाता है, ठीक है, और कपड़े पहन भी लेता है वो, ठीक है, और फ्रिज में भी एंटर कर जाता है, किचन में भी घुस जाता है, और घर में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एक होता है ना आतंकवाद एक तरीके से, वो बंदर जो आपके आसपास मोहल्लों में, आपके घरों की छतों पर, आपकी फ्रिज में, आपके किचन में, ठीक है, देखने के लिए आपको मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं रेजर्स मंकी, ठीक है। सो दैट रेजर्स मंकी, उस मंकी में क्या होती है, उसके आरबीसी की सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर एच एंटीजन, ठीक है। तो वो बेसिकली वो एंटीजन ह्यूमस में भी पाया जाता है, उसके बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ब्लड और निगेटिव ब्लड को हम उसमें क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो आर एच फैक्टर ये भी मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में, इन एडिशन टू अबाउट दीज मेन ग्रुप्स, ठीक है। ये जो हमने अभी मेन ग्रुप्स पढ़े, इनके एडिशन में देयर इज़ अनदर एंटीजन, एक और एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर, विच कैन बी प्रेजेंट और एबसेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जो कि आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट भी हो सकता है, एबसेंट भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ द आर एच एंटीजन, अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी के सरफेस पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है,
आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज आर एच पॉजिटिव। तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, आर एच पॉजिटिव बोलेंगे, सिंपल। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तब हम उसको कंसिडर करेंगे एज आर एच निगेटिव, ठीक है। सो दैट एन इंडिविजुअल्स फुल ब्लड, तो एक इंडिविजुअल्स का फुल ब्लड टाइप जो है वो टिपिकली हम लिख सकते हैं, टिपिकली रिटन एज किस तरीके से लिख सकते हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं। ए बी पॉजिटिव का क्या मतलब है, ए बी पॉजिटिव का मतलब है कि इस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। ए बी निगेटिव का क्या मतलब है कि भाई ए एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। बी पॉजिटिव का मतलब कि भाई बी एंटीजन प्रेजेंट है और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। बी निगेटिव का मतलब कि बी एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन आर एच एंटीजन एब्सेंट है, माइनस का निशान लगा हुआ है ना, एब्सेंट है। प्लस का मतलब प्रेजेंट है, माइनस का मतलब एब्सेंट है, ठीक है। ए बी यानी कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और साथ में आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ए बी पॉजिटिव। ए बी निगेटिव यानी कि ए और बी एंटीजन ये तो दोनों प्रेजेंट हैं लेकिन आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ए बी निगेटिव। ओ पॉजिटिव यानी कि ओ एंटीजन यानी कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आर एच जो मतलब आर एच एंटीजन है वो प्रेजेंट है। ओ निगेटिव कि भाई कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो ए है ना बी है ना आर एच है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है बोथ दियर मेन ब्लड ग्रुप को और उसके आर एच स्टेटस को, सो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है टू मैच करना क्या, आर एच टाइप को, पॉजिटिव और निगेटिव को भी मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ए पॉजिटिव वाला ब्लड ए निगेटिव वाले को चढ़ा दिया, दिक्कत हो जाएगी। ए पॉजिटिव का ब्लड ए पॉजिटिव को ही दे सकते हो, ठीक है, सिंपल। इफ़ एंड अगर कोई आर एच निगेटिव पर्सन है वो रिसीव करता है ब्लड किस से, आर एच पॉजिटिव डोनर से, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी होगी वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी उसके खिलाफ। किस में बनेंगे एंटीबॉडीज़, जो ब्लड ले रहा है, ठीक है, जो रिसिपिएंट है, जो कि लीड कर सकते हैं हेमोलाइसिस को और वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में फ्यूचर में भी, ठीक है। अब एक कंडीशन देखो होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ये बेसिकली एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि अगर मदर जो है वो आर एच निगेटिव हो और फीटस आर एच पॉजिटिव हो तब ये बेसिकली कंडीशन होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसमें क्या होता है कि भाई जो सेकंड जब बेबी कंसीव होता है सो दैट उसमें जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो फीटस प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर फीटस के ब्लड में एंटर कर जाती हैं और फीटस के ब्लड में जाकर वो मतलब क्लम्पिंग भी करा सकती हैं और मतलब जॉन्डिस एनीमिया बहुत सारी, और जब क्लम्पिंग हो जाएगी तो एक तरीके से उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस ऑल्सो नोन है, जिसको हम हीमोलाइटिक डिजीज़ भी कहते हैं न्यूबॉर्न की, जो कि एक कंडीशन है दैट अकर्स कब होती है, व्हेन देयर इज़ एन इनकम्पैटिबिलिटी हो, मिसमैचिंग हो, किस में, बिटवीन द ब्लड टाइप्स में, ठीक है, किस मदर के और उसके फीटस के, ठीक है, उसके गर्भ में जो बेबी है, ठीक है, फीटस है, उसके बीच में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस इज़ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। जो मोस्ट कॉमन कॉज है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस का वो क्या है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है। कब होती है, विच अकर्स व्हेन, जब आर एच निगेटिव मदर कंसीव करे आर एच पॉजिटिव फीटस, यानी कि माँ जो है वो आर एच निगेटिव है लेकिन जो बच्चा है गर्भ में वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव है, ठीक है। सो दैट इस केस में जो मदर्स का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है आर एच एंटीजन के खिलाफ, जो कि क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को, विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं और अटैक कर देती हैं फीटस की रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। दिस कैन कॉज, और ये कॉज कर सकते हैं जॉन्डिस, एनीमिया, इवन दैट हार्ट फेलियर भी हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। अब नेक्स्ट हमारे एक टॉपिक इसमें और बचा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, के भाई ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ब्लड ग्रुप को जानना और इसको मैच करना। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप आर एज फॉलोज, कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, कि सबसे पहले भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में, जब हम किसी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में मतलब किसी को अगर खून की कमी हो जाए और ब्लड उसको चढ़ाया जाए, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराया जाए, ठीक है, तो मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैचिंग ऑफ द ब्लड टाइप्स बिटवीन डोनर रेसिपिएंट के बीच में
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैच कराना, प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए, किससे, एडवर्स रिएक्शन से बचने के लिए। सेकंड है प्रेगनेंसी में इंश्योर करना कंपैटिबिलिटी मदर और फीटस के बीच में, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जैसे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, इन कंडीशन से बचने के लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हम करा रहे हैं तो तब भी मैच करना ब्लड टाइप को, डोनर को, रिसिपिएंट के दोनों के रिजेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैच करना। ठीक है, जेनेटिक रिसर्च यानी कि स्टडी करना है ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, हेल्प करता है, मदद करता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में जेनेटिक इनहेरिटेंस को और पॉपुलेशन इवोल्यूशन को। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में एनालाइज करना है ब्लड ग्रुप्स को, एड करता है क्राइम साइंस में, इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, जांच पड़ताल में, बेसिकली पैटर्निटी टेस्टिंग में, सिंपल। पर्सनलाइज मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है कि भाई जानना इंडिविजुअल्स की किसी इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप्स को जानना। ठीक है, हेल्प करता है ये मेडिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना ब्लड ग्रुप को क्रूशियल में ये बहुत वेरियस मेडिकल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ज़्यादा मतलब वाइटल एस्पेक्ट बनाता है हेल्थ केयर और रिसर्च का। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ब्लड ग्रुप्स की। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें बेसिकली हमने जो आपका चैप्टर 5 था हीमोपोएटिक सिस्टम, इसको हमने कवर अप कर लिया। तो जब भी देखो ब्लड मतलब अगर कोई ऐसा मौका मिले, क्योंकि जब आपकी इंटर्नशिप होगी ना, जब ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप होगी 3 मंथ्स की, 3 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी किसी हॉस्पिटल में। ठीक है, जो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, आपके आसपास में, उसमें आपकी इंटर्नशिप होगी। और ये रिकमेंड मैं आपको करूँगा कि किसी अच्छे हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पैसे देकर, ठीक है, एक तरीके से पैसे देकर और उसका मतलब एक पूरा इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इंटर्नशिप ना कर कर एक तो आपका ख़ुद का नुकसान, ऊपर से पैसे देकर, रिश्वत देकर एक गलत मतलब तरीके से किसी चीज़ को लेना, ये उससे भी ज़्यादा गलत है। ठीक है, और ऊपर से नॉलेज भी आपकी उसमें मतलब गेन नहीं हो पा रही। तो ये रिकमेंड करूँगा कि किसी अच्छे हॉस्पिटल से इंटर्नशिप ज़रूर करना, जो कि आपकी मैंडेटरी है वैसे भी। 500 अप्रॉक्सीमेटली आवर्स की इंटर्नशिप होती है 3 महीने की। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इंटर्नशिप करनी। तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी भाई, के ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में, मैचिंग वगैरह के बारे में। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी आपको कराना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से ओपीडी में भी आपके ड्यूटी वगैरह लगेगी, डिस्पेंसरी में आपकी ड्यूटी लगेगी। ठीक है, और बहुत मतलब हो सकता है ओटी में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। देखो, अगर मैं तभी कहता हूँ कि भाई काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ो, काफ़ी अच्छे से पढ़ो और अपने अंदर नॉलेज गेन करो। डी फार्मा एक वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है, बहुत प्रोफेशनल कोर्स है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको अच्छे से करता है तो काफ़ी सारी नॉलेज उसको हो जाती है। और अगर आप क्योंकि इतना पैसा भी लगा रहे हो, इतना ज़्यादा टाइम भी अपना लगा रहे हो, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि अगर काफ़ी अच्छे से आप पढ़ोगे तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगी। तो जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अगर इंटर्नशिप में आपकी उसमें ओटी में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, अगर ऑपरेशन थिएटर में आपकी ड्यूटी लगी तो और ज़्यादा कुछ वहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, सर्जरीज़ वगैरह किस तरीके से हो रही हैं। ठीक है, प्रॉपर आप इन्वॉल्व हो सकते हो सर्जरी में। ठीक है, जो सर्जन्स वगैरह हैं उनकी हेल्प करने में। ठीक है, क्योंकि अब आप कहोगे कि सर फार्मासिस्ट का ओटी में क्या काम, ऑपरेशन थिएटर में क्या काम, तो बहुत सारे काम रहते हैं भाई। पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट आया है ऑपरेशन थिएटर में तो उनके कैनुला लगाना है। ठीक है, ड्रिप लगानी है, एंड जो भी मतलब, ठीक है, इंजेक्शंस वगैरह उनको इंजेक्ट कराने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बहुत मतलब। ठीक है, तो ये मस्ट रिकमेंडेशन है आपकी कि इंटर्नशिप भी ज़रूर करना। और एग्ज़िट एग्ज़ाम जो कि एक बिगेस्ट चैलेंज है आपके लिए। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो रही है लास्ट में, बट कोई नहीं, ये जो बहुत ज़्यादा काम की बातें हैं जो कि आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़िट एग्ज़ाम एक बिगेस्ट चैलेंज है आपके लिए। जब तक आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एज अ फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो भाई जो लाइसेंस वगैरह है वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो दैट सारी मेहनत बेकार जाएगी। और अप्रॉक्सीमेटली लगभग जहाँ तक मैंने सुना है कि 5000 के करीब इसकी फ़ीस है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका रह जाता तो 5000 रुपये गए, फिर दोबारा 5000 रुपये दो, फिर दोबारा फॉर्म भरो, एग्ज़िट एग्ज़ाम दो,
तो ये रिकमेंडेशन है कि देखो अच्छे से, अगर अभी से फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से अगर आपने अपनी प्रिपरेशन करी, फर्स्ट ईयर को भी अच्छे से पढ़ा तो उसमें फर्स्ट ईयर में भी अच्छे रिजल्ट आएगा, सेकंड ईयर को अच्छे से पढ़ा सेकंड ईयर में भी अच्छा रिजल्ट आएगा और एग्जिट एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। और जो 5,000 रुपये बार बार देने पड़ते ना, वो भी नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, एक ही बार में काम हो जाएगा। तो मस्ट रिकमेंडेशन है कि एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करते हुए चलना। और अगर कुछ स्टूडेंट्स मतलब इंटरेस्टेड हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, सो दैट कमेंट वगैरह करना, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8183888837, ये कॉन्टैक्ट नंबर और वेरियस जो डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो चैनल है उसका लिंक भी, व्हाट्सएप चैनल भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी, ठीक है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम की आईडी, ये सब आपको मिल जाएगा बेसिकली हमारी इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी वीडियो की बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। तो बता देना, एक बैच वगैरह बना लेंगे एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आपने नोट्स अभी तक परचेज़ नहीं करी तो नोट्स भी परचेज़ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मतलब अगर आप नोट्स बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो चैप्टर 5 आज हमने कंप्लीट करा, इसके बाद में भी और भी चैप्टर है, यू कैन सी दैट। ये जो सब नोट्स है ना, यू कैन सी दैट, यहाँ तक है, यस। यहाँ पर आकर ये चैप्टर नोट जो है ना कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कंप्लीटेड, ठीक है, और लिख भी रखा है एमडीएस फार्मेसी, ठीक। सो दैट ये आगे के मतलब 5 चैप्टर को छोड़कर, जो शुरू के 5 चैप्टर्स हैं इनको छोड़कर आगे के भी इतने बहुत सारे नोट्स हैं। और चैप्टर 5 के यू कैन सी दैट ये सारे के सारे नोट्स, मतलब इतना ज़्यादा लिखना, फिर उनको याद करना, पढ़ना, पता चला सारा टाइम नोट्स बनाने में लिखने में निकल गया, ना कुछ फ़ायदा ना कुछ क़ायदा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब नोट्स बनाना काफ़ी अच्छी बात है अगर आप मतलब अपने 12-14 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, बट क्योंकि इतना ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन वही लेते हैं जिन टाइम उनके पास कम होता है, बेसिकली मेडिकल्स वगैरह पर वो कुछ कर रहे होते हैं, सिंपल या किसी हॉस्पिटल में उनकी ट्रेनिंग वगैरह जॉब वगैरह चल रही होती। तो मस्ट रिकमेंडेशन है कि ये प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं, फुल्ली आपके जो सिलेबस है, ठीक है, न्यू सिलेबस है उस पर बेस्ड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल, किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप के नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन दैट कॉलेज नहीं जा पाते आप तो कॉलेज के नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ते हो तो एग्ज़िट एग्ज़ाम तक की आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, कहाँ पर, प्ले स्टोर पर, यू कैन सी दैट ये एप्लीकेशन है हमारी। अभी मैं इसको ओपन करूँगा, सो दैट ये कनेक्ट नहीं है बेसिकली नेटवर्क से, सो दैट यहाँ पर ये नेट कनेक्शन प्रॉब्लम लिखा हुआ है। तो आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसमें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें बेसिकली चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।